हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण हिंदी का एक मैराथन क्लास लेकर के आए हैं। एक चीज का ध्यान देना भैया, हिंदी में आपको अच्छे से मेहनत करके जाना होगा। यूं कह लें, हिंदी की तैयारी भी अच्छी करनी होगी, क्योंकि अदर सब्जेक्ट में आप कितना भी अच्छा कर लो, अगर हिंदी में फेल तो सब में फेल, इतना याद रखना। और क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, अगर हिंदी में अदर सब्जेक्ट की तुलना में अगर आपने आधा भी टाइम दे दिया जितना अदर सब्जेक्ट को देते हो, तो उससे बेहतर नंबर आ जाएगा। तो इसलिए भैया, हिंदी में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो फिक्स हैं, लगभग 50 नंबर वाले टॉपिक तो ऐसे होते हैं 100 में आपके फिक्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमको कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, जो एकदम सॉलिड वाले हैं, जहां से फिक्स है कि 100 में 100% नंबर आएगा। क्योंकि भैया हिंदी का जो आपका पेपर होता है वो 100 का होता है, तो ये क्लास में भी भैया, इस क्लास में भी अपन 100 में 100 की तैयारी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं भाई। आपका बच्चों पूरा का पूरा पैटर्न समझिएगा भैया। शुरू करते हैं, ठीक है। एकदम जैसे चलता है हम वैसे लेकर के चलेंगे, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। आपका भैया जैसे खंड का से शुरू होगा, कहां से? खंड का से। और जो खंड का होगा भैया कितने नंबर का? तो प्यारे बच्चों 50 नंबर का होगा। 50 नंबर का खंड का होगा, 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहां से, ठीक है। चलिए जैसे भैया शुरुआत करते हैं, तो आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न यहां से होंगे, ठीक है, गद्य साहित्य से। और इसी तरह 5 आपके काव्य साहित्य से बहुविकल्पी होंगे, ठीक है। जिनको नहीं पता है सुन लीजिएगा, बाकी जिनको पता है भैया उनके लिए कोई बात ही नहीं है। तो जैसे पहले का परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? और ये ध्यान देना भैया, हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, उनमें ये सब क्वेश्चन करवाए हैं। तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सदल मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, या फिर भैया लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। ये जो तीसरा विकल्प है एकदम सही वाला। अब हम आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि परीक्षा गुरु क्या है, क्या है। अब आपके लिए बताना है भैया, प्रथम निबंध है कि प्रथम कहानी है कि प्रथम उपन्यास है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कॉमन आपको कमेंट करना है, देखते हैं किनका जवाब सही आता है। दूसरा क्वेश्चन भैया, दूसरा क्वेश्चन है कि इंदुमती क्या है? इंदुमती क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा। प्रथम कहानी है, या फिर भैया प्रथम उपन्यास है, या निबंध है, या इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमती क्या है भैया? इंदुमती ये प्रथम कहानी है। इंदुमती ये क्या है? प्रथम कहानी है। किसकी कहानी है बता दीजिएगा, क्योंकि इसको वन शॉट में भैया जो बहुविकल्पी प्रश्न का लाए हैं ना, 50 क्वेश्चन में करवाए हैं, अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? आपके सामने भैया यहां पर विकल्प दिया गया है, जीवनी है, संस्मरण है, या फिर भैया रिपोर्टाज है, या आत्मकथा। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, सबसे पहले यह भी ध्यान देना, क्या भूलूं क्या याद करूं भाई किसकी रचना है? तो ये हरिवंश राय बच्चन। किसकी रचना? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी की रचना है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो भैया उनकी क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी है, बोले तो आत्मकथा है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी आत्मकथा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अगला जो प्रश्न है कि चिंतामणि निबंध के संग्रह के लेखक हैं। यानी चिंतामणि जो निबंध संग्रह है, इसके लेखक कौन है? विकल्प आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर प्रेमचंद। तो भैया चिंतामणि जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भैया निबंध है,
ठीक है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, भाई इस तरह का, खा, गा, घा और एक अंगा करके आपका 5 बहुविकल्पी होगा और सब ये सॉलिड वाले होते हैं। समझ में आ गया भैया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाई 4 हो गए, एक और तो 5 आपका गद्य से हो जाएगा। कह रहा है कि अष्टयाम जो कृति है इसके लेखक कौन है? तो अष्टयाम कृति के लेखक कौन है? विकल्प है गोकुलनाथ, और या फिर दूसरा है वल्लभाचार्य, या तीसरा है नाभादास, या फिर भैया चौथा है तुलसीदास। तो सही विकल्प नाभादास। और खास बात इनकी ये होती है कि ये जो रिपीट होते हैं ना, जितने भी हम प्रैक्टिस में, वन शॉट में, क्वेश्चन पेपर में यानी मॉडल पेपर में सब हल करवा रहे हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। 100 में 100% दावे के साथ कह रहे हैं, ठीक, याद रखिएगा। चलिए भैया ये आपका हो गया। अब भाई हम दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं, ठीक है भैया। तो 5 नंबर के आपके क्वेश्चन हो गए। अब दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। दूसरे का कि सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो भैया सारा का सारा हमने बताया है बहुत अच्छे से कि किसको किस रचना के लिए मिला है, ठीक है। आपके सामने विकल्प है लोकायतन, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, या फिर उर्वशी। तो भैया किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? चिदंबरा के लिए। किसके लिए? चिदंबरा के लिए। इस रचना के लिए अगर पूछा जाता तो इसके लिए भैया इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कला और बूढ़ा चांद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो भैया प्रश्न है कि अष्टछाप कवियों का जो संबंध है वो भक्ति काल की किस शाखा से है? यानी जो अष्टछाप कवि हैं जिसमें 8 कवियों का समूह होता है, वो भक्ति काल की किस शाखा से उसका संबंध है, ये आपको बताना है। विकल्प है भैया ज्ञानाश्रयी शाखा, या फिर प्रेमाश्रयी शाखा, या फिर कृष्ण भक्ति शाखा, या फिर राम भक्ति शाखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा, क्योंकि अष्टछाप कवियों में जो भी 8 कवियों का समूह है वो प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में लिखा करते थे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, छायावाद की विशेषता क्या है? छायावाद की विशेषता क्या है ये आपको बताना है। पहला है भैया, देखिए ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट हुआ है। उपदेशात्मक वृत्ति, निर्देशात्मक वृत्ति, सौंदर्य और प्रेम, श्रृंगार वर्णन। देखिए भैया श्रृंगार की भी भावना देखने को मिलती है, बट अगर प्रमुख विशेषता में बात करें तो सौंदर्य और प्रेम का वर्णन ज्यादा होता है छायावाद में, ठीक है। ये जैसे छायावादी कवि में अगर हम बात कर लें, जैसे अगर देखा जाए तो इसमें जो श्रृंगार यानी कोई भी नायक और नायिका हैं तो उनके प्रेम, श्रृंगार, इन सब का वर्णन ज्यादा ही हुआ है। अगला प्रश्न, हरिऔध जी की कृति नहीं है, यानी इनमें से कौन सी हरिऔध जी की रचना नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। सच्चिदानंद, हीरानंद, सॉरी मतलब हरिऔध जी की हम बता रहे हैं, सच्चिदानंद का, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी नहीं है? विकल्प है चोखे चौपदे, या फिर प्रिय प्रवास, या फिर चित्राधार, या फिर वैदेही वनवास। तो भैया सारी रचनाएं हैं इसको छोड़कर। ये किसकी रचना है? चित्राधार जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। 1 मिनट बबुआ, थोड़ा पानी पी ले, खांसी आ रही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, अगला प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? ये भी कई बार पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, और विकल्प आपका है आदिकाल, या भक्ति काल, या रीति काल, या आधुनिक काल। तो भैया भक्ति काल को ही स्वर्ण काल या स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से भैया आपका 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है।
ठीक है, यानी 5 आपका गद्य साहित्य, 5 आपका काव्य साहित्य से मिलाकर के 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन होगा ना भैया, वो क्या होगा, ध्यान से समझिए। तीसरा क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन पूरे के पूरे 10 नंबर आपको देकर के जाएगा और ये एकदम सॉलिड होता है। बहुत कमजोर कोई स्टूडेंट हो तभी जाकर के उसे 8 नंबर मिल सकते हैं, नहीं तो 10 नंबर श्योर है। ठीक है ना, अभी भाई श्योर कैसे है हम बता रहे हैं, पहले ध्यान से समझिएगा। बोलेगा क्या, आपको कहेगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला काम प्यारे बच्चों आपको ये करना है कि गद्यांश को पहले ढंग से पढ़ लेना है। क्या काम करना है, पढ़ लेना है। अब भाई किस चैप्टर से आता है, किसने लिखा है, कोई मतलब नहीं, कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ये नहीं समझना, पहले पढ़ लेना है। चलिए अपन पढ़ लेते हैं कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नए सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। महती का मतलब अत्यंत आवश्यकता है, अत्यंत जरूरत है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपको नहीं पता, तो भैया आपका एक ही क्वेश्चन छोड़ गया, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इसमें कितने नंबर का, 5 क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का। भाई ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, मतलब यहां से 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन तो भैया श्योर होता है यही आए, हो सकता है आपका दूसरे तीसरे नंबर पर आ जाए, लेकिन 100% एक क्वेश्चन रहेगा कि दिए गए गद्यांश के में शीर्षक और लेखक का नाम, या कहेगा पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो भैया मान लेते हैं आपको यही नहीं पता, तो यही आपका छूटेगा। बाकी ये जो सारे प्रश्न हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, इन सबका जो उत्तर है ना बबुआ, इसी में से आपको छांट कर ढूंढ कर लिखना है। अब ये काम तो एकदम आसान हो जाता है भाई, क्योंकि इसी में से छांट कर लिखना है, तब आपका काम और आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमें भैया पता है चैप्टर कौन सा है और बिल्कुल मालूम है, जानेंगे कैसे। अब इसमें देखिए भाषा शब्द का प्रयोग हुआ है जगह जगह पर, तो ये भाई भाषा हो गया, भाषा हो गया, इस तरह से ठीक है, शब्द आया है उस तरह से। अगर जैसे भाषा वगैरह का इस्तेमाल जहां हो जाए तो ये आपका कौन सा भाई शीर्षक बोले तो किस चैप्टर से लिया गया है, तो भैया और शीर्षक हो गया, और एक यहां पे लिखेंगे लेखक। तो शीर्षक आपका ये हो गया, मतलब चैप्टर है आपका कौन सा भैया, भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता, ठीक है, मान लेते हैं जगह यहां पर नहीं है, ठीक, इसी में एडजस्ट कर दिया। और लेखक कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। जी सुंदर रेड्डी साहब जी हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। हो गया पहला प्रश्न, मिल गए आपको पूरे 2 नंबर। अब यहीं पर अगर संदर्भ लिखने को कहता, तब हम जैसे पिछली कक्षाओं में पढ़ते चले आए हैं, है ना, जो प्राइमरी वगैरह में, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के इस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं, ऐसा लिखते। बट अगर इस तरह से डायरेक्ट लिखे भैया पाठ का नाम लेखक का नाम, तो ऐसे फटाक से लिख देंगे, 2 नंबर मिल गए। अब दूसरे क्वेश्चन पे जरा आइएगा, कह रहा है कि भाषा किसका अभिन्न अंग है या किसका अटूट अंग है। अटूट का मतलब जो टूटे ना, जो अभिन्न का मतलब जो भिन्न ना हो, जो अलग ना हो, और जो टूटे ना मतलब वही तो बात एक ही हुई। तो ऊपर ही देखिए भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है, किसका भैया, संस्कृति का। तो यहां पर लिख देंगे डायरेक्टली कि भाषा संस्कृति का एक
अंग है। तो भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग कह लें या अभिन्न अंग है। अगला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भैया रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। 1 मिनट भाई, रेखांकित अंश करना ही भूल गए, थोड़ा देख लेते हैं मैटर में, मैटर जहां लिखा है। 1 मिनट भाई, थोड़ा हाँ भाई देखिए यहां पर लिखा गया है रेखांकित का मतलब, रेखांकित यहां पे इसमें रेखा किया गया है। यहां से संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। मतलब इसकी व्याख्या करना है, अपने शब्दों में बयां कर दीजिए। इसको अपने शब्दों में लिखना है कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। ठीक है, जैसे नहीं पता है कैसे लिखना है तो इसका लिखेंगे कि यहां पे रेखांकित अंश में लेखक कहता है कि भाषा क्या है, संस्कृति से अलग नहीं रह सकती, यानी भाषा का संबंध संस्कृति से है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। यानी भाषा भाई, क्योंकि भाषा का संबंध संस्कृति से है, क्योंकि लोगों के द्वारा ही भाषा का भैया क्या है, विकास हुआ है, भाषा उत्पन्न हुई है, और इसीलिए ये क्या है, परिवर्तनशील और गतिशील है। बस हो गया बच्चों, अपने शब्दों में बयां कर दीजिए। नहीं समझ में आता डोंट वरी, बस आगे इतना लगा दीजिए कि प्रस्तुत यानी रेखांकित अंश में लेखक कहता है, आगे इतना लिख करके पूरा यही छाप दीजिए। जो बहुत कमजोर बच्चे हैं उनके लिए बता रहे हैं, नहीं तो भैया अच्छे से लिख दीजिए। आगे है कि अद्भुत और परंपरागत का अर्थ लिखिए। तो भैया सबसे पहले अपन लिखेंगे जो अद्भुत है, ठीक है, अद्भुत है, और उसके बाद क्या है, एक है परंपरागत। अद्भुत का मतलब क्या होता है, अनोखा, अनोखा। उसके बाद परंपरागत मतलब जो है परंपरा के अनुसार, परंपरा के अनुसार जो चल रहा है वो चीज होता है। नेक्स्ट है भैया, अगला ध्यान से समझिएगा भैया, अगला कह रहा है संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है। अगर आप ध्यान दें, सबसे ज्यादा यानी सबसे प्रमुख विशेषता संस्कृति की क्या है, तो भैया ऊपर ही कहा गया है कि संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी क्या है, परिवर्तनशील और गतिशील है। तो संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये परिवर्तनशील और गतिशील है। तो भैया लिखना यही है कि ये परिवर्तनशील और गतिशील है। देखिए अगर बोर्ड एग्जाम में होगा तो आप शॉर्ट में ऐसे नहीं लिखेंगे, तो आप पूरा लिखेंगे भैया कि ऐसा लिखेंगे, संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि ये परिवर्तनशील और गतिशील है। बस ऐसा लिख देना है भैया, और आपके जेब में मेरे प्यारे रसगुल्लों पूरे 10 नंबर चले गए। ठीक है ना, समझ में आ गया भैया, इस तरीके से लिखना है। और अच्छी बात यह है कि अथवा करके आएगा। भैया मान लेते हैं कि एक आपको नहीं समझ में आ रहा किस चैप्टर से है, तो डोंट वरी, अथवा में करके देगा, आप वो कर लीजिए। तो आपके पास एक विकल्प देता है, जब भाई उसी तरह से जब आपके पास जब ऑप्शन हो जाता है तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है ना, चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं भैया। अगला देखिए, और जो चौथा क्वेश्चन होगा भैया, ये आपका कहां से होगा, वो तो गद्य से था, अब ये क्या है, पद्य से है, यानी काव्य से है। ये भी कितने नंबर का, 10 नंबर का। इसमें भी कहेगा कि भैया दिए गए, आप कहेगा दिए गए पद्यांश को पढ़िए और इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें भी प्यारे बच्चों सभी के सभी 2-2 नंबर वाले, इस तरह से 10 नंबर का हो गया। इसमें भी मान लेते हैं कि भाई आपको चैप्टर का नाम नहीं पता, कवि का नाम, कवित्री का नाम नहीं पता, तो वही 2 नंबर छूटेगा, नहीं 8 नंबर तो फिक्स है। चलिए पढ़ लेते हैं पहले भैया, और ध्यान देना, मान लेते हैं अर्थ निकालना नहीं आता, डोंट वरी, नहीं सोचना है कि भैया दिया गया है कि नील परिधान विच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग,
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ओह वाह मुख पश्चिम के व्योम बीच, जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको वेद, दिखाई देता हो छवि धाम। देखो भैया थोड़ा हम अर्थ जान लेते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। जैसे जब मनु होते हैं, ये श्रद्धा और मनु चैप्टर से है, मन उदास बैठे होते हैं और जब श्रद्धा उनके पास आती हैं, उनको थोड़ा मतलब कुछ बोलती हैं, उनके अंदर आशा की किरण जगाती हैं। जब श्रद्धा की तरफ मनु देखते हैं तो श्रद्धा का सौंदर्य इतना अच्छा होता है, उनके सौंदर्य को देख करके ये बड़े ही आश्चर्य होते हैं। तो भैया कि नील परिधान बिच सुकुमार, नील परिधान यानी नीले वस्त्रों के बीच में सुकुमार यानी अत्यंत कोमल, खुल रहा यानी जो खुला हुआ था, मृदुल का मतलब मीठा, ठीक है, और अध खुला अंग यानी आधा खुला हुआ। तो जब श्रद्धा की तरफ देखते हैं तो नीले वस्त्रों के बीच में श्रद्धा का जो कोमल अंग बीच बीच में खुला था। अब भैया कैसे खुला था हमें नहीं पता, है ना। होता ना कि जब कोई साड़ी पहना हुआ हो तो कुछ अंग खुला होता है। अब बोलेंगे सर जी आप देखते हैं क्या, अरे भाई कहने वाली बात नहीं, हाथ खुला हुआ है ना, कुछ कमर के पास का हिस्सा दिख रहा है, कुछ इधर उधर से थोड़ा, तो वही चीज कि वही कह रहा है कि नीले वस्त्रों के बीच में जो श्रद्धा का कोमल अंग होता है, जो बीच बीच में कहीं खुला होता है, वो ऐसा प्रतीत होता है खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। जैसे नीले मेघ यानी बादलों के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का क्यों कोई फूल खिला हो। आई बात समझ में। यानी नीले वस्त्रों की तुलना यहां बादलों से की गई है और उन श्रद्धा के गुलाबी कोमल अंग की तुलना गुलाबी फूल से की गई है। आगे कह रहा है कि ओह आमुख वह मुख पश्चिम के व्योम, और जो श्रद्धा का मुख है उसका सौंदर्य ऐसा होता है कि पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि। कि जब भाई श्रद्धा का मुख का जो सौंदर्य है वो इतना सुंदर होता है कि जब पश्चिम के व्योम, जब पश्चिम दिशा में जब आकाश में क्या होता है, सूर्य छिप रहा होता है, तो अरुण रवि मंडल उनको भेद, यानी जो सूर्य की चंचल किरणें होती हैं वो उसको भेदते हुए यानी बादलों को भेदते हुए जब चारों तरफ से फैलती हैं और जिस तरह से चारों तरफ लालिमा छा जाती है, लाल लाल नजारा हो जाता है, उसी तरह से क्या होता है भैया, श्रद्धा के मुख का भी सौंदर्य होता है, यानी उनके मुख से मानो प्रकाश निकल रहा हो, है ना। ये है, मान लेते हैं आपको अर्थ निकालना नहीं आता, डोंट वरी, कोई बात नहीं भैया। चलिए आ जाते हैं प्यारे बच्चों। पहला कह रहा है कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। तो भैया हम फिर से वही लिखते हैं, शीर्षक कौन है और कवि कौन है। शीर्षक, पाठ का शीर्षक भैया, पाठ का नाम क्या है, तो पाठ का नाम है श्रद्धा मनु, श्रद्धा मनु है ना। और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा और मनु की रचना की है। आगे अगला है कि उपयुक्त कविता में किसके रूप का भाई वर्णन किया गया है, किसके रूप का यानी किसके सौंदर्य का, जाहिर सी बात है भैया श्रद्धा के। लेकिन आपको ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है, तो आपको भैया एग्जाम में पूरा लिखना है कि उपयुक्त पद्यांश में या फिर लिखेंगे कविता में श्रद्धा के सौंदर्य का या रूप का वर्णन किया गया है। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है भाई, बिजली के फूल यहां पे कह रहा है कि यहां पे कहां गया भैया, कि हाँ खिला हो ज्यों बिजली का फूल। अब बिजली के फूल का मतलब अभी हमने बताया ना, बिजली के फूल की तुलना श्रद्धा के कोमल गुलाबी अंग से की गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, श्रद्धा का गुलाबी कोमल शरीर, ठीक है। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लो जी भैया इसमें भी नहीं किया गया, 1 मिनट बबुआ थोड़ा देख लेते हैं। हाँ भैया देखिए इसमें भी भाई थोड़ा
गलती हो गई है कहीं कहीं टाइपिंग में। इसमें भी यहाँ पे इसमें है कि खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो प्यारे बच्चों अब देखिए व्याख्या कैसे करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे व्याख्या। तो यहां पर इसमें वही चीज लिखेंगे कि लिखेंगे कि रेखांकित अंश में कवि कहता है कि श्रद्धा का जो कोमल शरीर है ऐसा देखने में प्रतीत होता है कि जैसे बादल रूपी बगीचे में, मतलब बादल रूपी क्या है बगीचे में बिजली का कोई गुलाबी रंग का फूल खिला हो। बस सीधी सी बात भैया, ये हो जाएगा इसमें व्याख्या में। ठीक है, आगे कह रहा कि परिधान और छविधाम का मतलब क्या है। ठीक है, तो भाई परिधान है ना नील परिधान, और यहां छविधाम है, तो इसका कह रहा है कि मतलब क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं भैया, एक है परिधान और एक होता है छविधाम। देखिए परिधान का मतलब है होता है भैया वस्त्र, क्या है वस्त्र, कपड़ों से संबंध। छविधान का मतलब है सौंदर्य का घर, सौंदर्य का घर यानी सुंदरता का घर जिसको बोला जाता है छविधाम। आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा, इस तरह से भैया आशिकी का असर छोड़ जाएंगे, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाएंगे। तो भैया इस तरह से बबुआ आपके 10 नंबर हो जाएंगे आपका पद्यांश वाला। यहां पर भी सेम लॉजिक अप्लाई होना है आपको भैया। आपके सामने ऑप्शन होगा, जिंदगी में तो ऐसा कोई ऑप्शन चलता ही नहीं, नहीं तो जिंदगी और आसान हो जाती, बट यहां आपके सामने ऑप्शन होगा, है ना। लाइफ में उस तरह ऑप्शन नहीं है कि ये कर लो वो कर लो। हाँ, ऑप्शन का मतलब आपके सामने ऐसा है कि हाँ आप कुछ भी तैयारी कर सकते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, मौके बहुत देती है, अवसर बहुत देती है, लेकिन ऑप्शन की हम बात कुछ दूसरे तरीके से बोल रहे हैं, खैर उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। तो यहां पर ध्यान देना, आपके सामने अथवा करके आएगा बच्चों, आपको क्या करना है आप चाहे जो करिए। ठीक है भैया, चलिए देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ऐसी में आ सकता है। हो गया, आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक होगा भैया, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में का खा करके आएगा। यहां से कहेगा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आपके सामने ऑप्शन होगा, जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो किसी एक का, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, इसी तरह से भैया और एक चीज ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर का होता है और ये 100 में 100% फिक्स वाला होता है। इसमें शुरू के ही आप 3 देख लो, 100% फिक्स है। इसी तरह से भैया, क्योंकि जैसे ये गद्यांश का हो गया, पद्यांश में भी देगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख कृतियां या उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। ये टॉपिक भी 5 नंबर का आएगा और 100% होता है फिक्स। अगर आप बोलेंगे इसका हम 1 शॉट, तो भाई 3-3 करवा देंगे। ठीक है, आपको एक ही वीडियो में हम तीनों करवा, मतलब 3 आपका गद्यांश का 3 पद्यांश का एक ही वीडियो में करवा देंगे, अगर आप बोलेंगे तब। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देना भैया, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर साहित्यिक परिचय देता है तो क्या जीवन परिचय लिखना जरूरी? बिल्कुल जीवन परिचय जरूरी होता है। जीवन परिचय में भैया केवल इतना लिखना होता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनका देहांत कब हुआ, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, इतना लिखना होता है। बाकी प्रमुख तो जीवन परिचय होता है और उनकी कृतियां कैसे लिखी जाती हैं सब कुछ हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया ही है। चलिए देखते हैं, बाकी हमने बताया ना कि 1 शॉर्ट वीडियो में करवा देंगे, यहां भी एक एक करने की जरूरत है नहीं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा भैया, ये आपका क्वेश्चन नंबर
6 होगा, ये आपका 5 नंबर, ठीक है। और इसमें बोलेगा कि जैसे कहानी, ये किसी भाई अथवा करके आएगा, फायदा यही है, जैसे पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का सारांश लिखिए, और अथवा करके देगा कि बहादुर कहानी का उद्देश्य भी लिखिए। तो हम भाई कहानी का सारांश तो ऑलरेडी देख चुके हैं 3 कहानी का, लेकिन उद्देश्य कैसे लिखना होता है, चलिए थोड़ा उसको भी जान लेते हैं। और सबसे जरूरी, अधिकतम शब्द सीमा याद रखना, 80 शब्दों में लिखना होगा। मतलब आप भाई 80 से 100 लिख दो बहुत है, बट उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें बहुत ज्यादा लिखना होता है। अगर आप सोचते हो कि हम उसको बहुत ज्यादा, मतलब हमें आ रहा है, हम बहुत लंबा लिखेंगे, 80 क्या, हम तो 150 शब्द में लिख सकते हैं, 200 शब्द में, 250 शब्द में, तो भैया लिख तो सकते हो, लेकिन इसके चक्कर में बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे और आप बाद में यही कहोगे कि सर जी हमें क्वेश्चन तो आ रहा था बट टाइम नहीं मिला और क्वेश्चन छूट गया। तो ये भाई बहादुर, ये आपकी बहादुरी नहीं है, ये बेवकूफी होगी। जितना कहा जाए उतना करो, अपने मन से ज्यादा दिमाग ना चलाओ। तो चलिए एक कहानी यहां पर हमने ले लिया है, बहादुर कहानी, और इस कहानी का उद्देश्य जान लेते हैं। भाई सारांश तो हमने अच्छे से समझाया है, और थोड़ा उद्देश्य में क्या लिखा जाता है वो भी समझ लेते हैं। देखिए भैया, उद्देश्य में यह लिखा जाता है कि इस कहानी में, कोई भी कहानी हो, इस कहानी में समाज को क्या संदेश दिया गया है, या ये कहानी हमें क्या सिखाना चाहती है, इस कहानी में हमें मतलब क्या शिक्षा मिलती है, बस यही सब होता है उद्देश्य में। इस कहानी का उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है, तो लिखेंगे भैया बहादुर जो कहानी है प्रसिद्ध कहानीकार अमरकांत द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक एवं चरित्र प्रधान या चरित्र प्रधान क्या है, कहानी है। यह कहानी आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज की दिखावटी मानसिकता को प्रकट करती है, क्योंकि इसमें यही तो है ना कि भाई आज खाने को घर में हो या ना हो, लेकिन पड़ोसी को देख करके पड़ोसी सोचता है कि हम किसी से कम हैं क्या। अगर उसके घर में कोई चीज है, चाहे खुद के घर में खाने के लाले पड़े हों, लेकिन उसको देखी देखा वो करता है, वो सोचता है कि हम उससे कम हैं क्या, जो ये नहीं कर सकते हम भी कर सकते हैं। तो वही चीज है, बोल रहा है कि ये दिखावटी मानसिकता को प्रकट करती है, अर्थात यह कहानी निम्न एवं मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का एक वास्तविक चित्रण दिखाती है। ठीक है, कहानीकार ने बताया है कि आधुनिक समाज झूठी शान शौकत में विश्वास करता है, यानी हमने बताया ना कि वो झूठी शान शौकत में ही विश्वास रखता है, वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को बनावटी जिंदगी जीना ज्यादा पसंद है। आज के टाइम में लोग भाई अपने हमने बताया ना कि अपने दुख से ज्यादा पड़ोसी के सुख से परेशान है। उनको अपने दुख से उतनी परेशानी नहीं है जितना पड़ोसी के दुख से है। अगर वो दुखी है तब उनको खुशी मिलेगी, यही हो रहा है। तो वही चीज है कि चाहे घर में वो चीज अफोर्ड ना कर सके, लेकिन दूसरे को देखी देखा वो करते हैं। तो वही चीज यहां पर है कि झूठी शान शौकत में यही तो होता है ना कि उसमें नौकर रख ली। इस कहानी में होता क्या है कि जो लेखक होते हैं उनकी पत्नी है, नौकर रख लेती है, जो बहादुर लड़का होता है उसी को अपने घर में बहुत काम करती हैं, इसको मारती हैं, पीटती हैं, ये दुनिया वगैरह दुनिया भर का यही चीज। तो वही चीज है कि बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनकी स्थिति का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। उन्होंने कहानी में भेदभाव मिटाने को प्रोत्साहन दिया है। कहानीकार इस कहानी के द्वारा यह संदेश देना चाहता है कि सहानुभूति के द्वारा ही भेदभाव रूपी खाई को पाटा जा सकता है। यानी भैया क्या है कि सहानुभूति से जो ये भेदभाव समाज में आज भी चल रहा है कि ये छोटी जाति के लोग हैं, ये ऊंची जाति के लोग हैं, तो सहानुभूति के द्वारा ही ये भेदभाव रूपी गड्ढे को क्या है भरा जा सकता है। और बड़ी ही प्यारी सी कहानी है, और उतने ही वही प्यारे तरीके से हमने इसका उद्देश्य लिखा है। और पहले ही बताया भैया 5 नंबर में आएगा, याद रखना। तो ये 100% वाले फिक्स टॉपिक होते हैं, और 5-5 नंबर बहुत ज्यादा नंबर होते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया। अब चलिए चलते हैं। अब देखिए यहां पर तो भाई अब बता नहीं सकते सबका अलग अलग, इसमें भी ध्यान देना। ये भी आएगा कितने नंबर का, 5 नंबर का।
यहां से बोलेगा अधिकतम शब्द सीमा, इसको भी कहेगा अधिकतम शब्द सीमा, यानी 80 शब्दों में लिखिए। और इसमें से भैया ऐसा रहेगा, हो सकता है एक दो हम भूल गए हों, बट यहां पे ध्यान देना, बोलेगा रश्मि रथी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए, अथवा में और कुछ देगा, तो भैया दो क्वेश्चन रहेंगे, अथवा करके देगा, ठीक, याद रखना। जैसे ये मुक्ति यज्ञ में दे देगा, सत्य की जीत दे देगा, त्यागपथी, आलोक वृत्त, श्रवण कुमार के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, या आलोक वृत्त के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, अथवा में कहेगा प्रथम सर्ग आलोक वृत्त के द्वितीय सर्ग का की कथा वस्तु लिखिए। तो इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आता है, और इसमें भी 100%, ये 100 में 100% वाला है, ठीक है ना, एकदम लिख कर रख लो कि 100% वाला टॉपिक होता है, इसलिए इसको तो एकदम तैयार कर लेना है। अब यहां पे भैया इसलिए हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग चलता है, जैसे प्रयागराज से हम हैं, इलाहाबाद से, तो भैया यहां आलोक वृत्त चलता है। अब जरूरी नहीं कि केवल यही चलता है, ऐसे 5, 6, 7 जिलों में भाई आलोक वृत्त चल रहा है, ऐसे 5 से 6 जिलों में ये चल रहा है, कहीं पर भाई सत्यजीत 5 से 6 जिलों में चल रहा है, तो ऐसे अलग अलग 4 से 5 जिले 6 जिलों में ये इस तरह से डिवाइड होता है हर जगह का। और आपके यहाँ क्या चलता है भाई, कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। और क्वेश्चन बैंक में भैया किस तरीके से होता है हमने बताया ना, वहां लिखा रहता है, जैसे श्रवण ये आलोक वृत्त लिखा है तो कोष्टक में लिख देगा कि ये किस किस जिले में चलता है। अब इसीलिए बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं भाई, हैं इलाहाबाद के, पता ही नहीं है, रश्मि रथी वाला याद करके बैठे हैं, तो ये गलती नहीं करना, आपको याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भैया। अब जो क्वेश्चन 8 होगा, अब भैया क्वेश्चन 8वां, अब खंड खा की शुरुआत यहां से हो जाएगी, ठीक है भैया, खंड खा की शुरुआत यहां से हो जाएगी, याद रखिएगा बुआ, खंड खा की। और खंड जो खा होगा ये भी आपका भाई जैसे 50 नंबर का खंड, लेकिन यहां पर यही फायदा है कि इसमें जो होगा सब लॉन्ग होगा, यानी ज्यादा ज्यादा नंबर, कोई 9 नंबर का टॉपिक, कोई 8 नंबर का, मतलब कोई 6 नंबर का टॉपिक, ठीक है, कोई 5 नंबर का टॉपिक, इस तरह वाले। तो यहां पर ऐसा हो, कोई 7, ये जैसे ये हैं तो 7-7 नंबर वाले टॉपिक। अब याद रखना भैया, जैसे यहां पे शुरुआत होगी 8 के काम में कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए, फायदा ये है अथवा में आएगा। और इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसको देखो आप चाहे 2000 भैया 20 से देख लो, याद रखना भैया 2025 का ही देख लो, 24 का देख लो, 23 का देख लो, 22 का देख लो, 20 का देख लो, आया हुआ है। तो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, एकदम फिक्स वाले होते हैं, है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो भैया आपकी हेडिंग होगी संदर्भ, लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया गया है, ठीक है। और मतलब यहां पे मतलब चैप्टर का नाम भी लिख देना है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम पाठ से अवतरित है या लिया गया है। पाठ का नाम भी लिख देना है भैया, क्योंकि ये संस्कृत भाषाया महत्वम से है, जिस भी पाठ का नाम हो लिख देना। अब देखिए कहा गया है कि इसका अनुवाद करो। अब सोचिए 3 से 4 ही लाइन देगा और ये टॉपिक देगा कितने नंबर का, पूरे के पूरे 7 नंबर। 1 नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, यहां पर बात 7 नंबर की है, याद रखना भैया। तो यहां कह रहा है कि धन्नो अयम भारत देशा यत्र समूल सति जन मानस पद पावनी भव, फिर आगे बोल रहा है कि यद भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रवशनी सुर भारती विद्यमानोषु निखिले वांग्मयेषु अस्याम वांग्मयम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते यमेव भाषा संस्कृत नाम लोके प्रथिता अस्ति। हो सकता है अगर थोड़ी गलती हो जाए कोऑपरेट करना, जल्दी में जुबान फिसल जाती है, वैसे ये संस्कृत लैंग्वेज है, ठीक है भैया। देखिए कहा क्या गया है कि धन्य है वो भारत देश, धन्य है वो भारत देश, यत्र माने जहां पर, कह रहा है कि यत्र समूलसति जनमानस पद पावनी, जहां पर जनमानस को पवित्र करने वाली और अच्छे भावों को प्रकट करने वाली, शब्द संदोह को प्रकट करने वाली क्या है, जो संस्कृत सुर भारती का मतलब संस्कृत भाषा या देववाणी क्या है भैया, समूलसति मतलब निवास करती है,
ठीक है, मतलब धन्य है वो भारत देश जहां पर जनमानस यानी लोगों के जनमानस को पवित्र करने वाली, अच्छे भावों को प्रकट करने वाली, शब्द के संदोप को प्रकट करने वाली सुर भारती अर्थात देववाणी क्या है, सुशोभित है। आगे कह रहा है कि विद्यमानेषु यानी विद्यमान में या वर्तमान में सभी जितने भी वर्तमान में जो ग्रंथ हैं, वर्तमान में इसका जो क्या है ग्रंथ है वो अत्यंत सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। ठीक है, वर्तमान में जितने भी यहाँ पे क्या है वांग्मयम मतलब होता है वही ग्रंथ, ठीक है, और जितने हैं उसमें से इसका जो ग्रंथ है वो सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। ठीक है, चा मतलब और होता है। यमेव भाषा संस्कृत नामनामी लोके प्रतिता अस्ति, यह भाषा मतलब जो भाषा है यह भाषा संस्कृत नाम से ठीक संसार में क्या है प्रसिद्ध है। ये भाषा मतलब सुर भारती जो देववाणी जिसे कहा जाता है, संस्कृत भाषा को देववाणी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से भैया आपको मिल जाएंगे पूरे 7 नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भैया। अब अगला आगे देखिए, अब जो खा में होगा अथवा में रहेगा, इसमें फायदा यही है, इसमें भी अथवा में रहेगा भैया। और आपको बोला ना कि आपका मन जो कहे वो कर दीजिए। अथवा में भाई हो जाएगा एक, जैसे अब फिर खा में कहेगा दिए गए संस्कृत पद्यांश या यहाँ पे संस्कृत श्लोक कहेगा का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये भी आएगा पूरे 7 नंबर में। लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के मतलब संस्कृत दिग्दर्शिका के, अब जिस पाठ से होगा भैया, जिस भी पाठ से, मान लेते हैं कि जैसे यहाँ भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, तो हमने बताया ना जिस भी चैप्टर से होगा, जैसे अगर संस्कृत भाषा महत्वम से है मान लीजिए वहां, या फिर जैसे आ गया आपका हो गया कि क्या है सुभाषित रत्नानी से है तो सुभाषित रत्नानी चैप्टर से लिया गया है। हमने बताया ना जिस भी चैप्टर का हो नाम लिख दीजिए। फिर उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे अनुवाद, अनुवाद में लिखेंगे कह रहा है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाणी भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। कह रहा है कि भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य और क्या है, देखिए कह रहा है कि भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर और दिव्य गिरवाण भारती अर्थात संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्यम, जितने मधुर उसके काव्य हैं, तस्मादपि सुभाषितम, उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर या कहीं ज्यादा ठीक है मधुर उसके क्या है सुभाषितम, उसके अच्छे वचन हैं, अच्छे बोल भाषाएं हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो सोचिए भाई 2 लाइन 3 लाइन का अनुवाद और 7 नंबर, कितनी बड़ी बात है बबुआ। तो ये सब एकदम ठोस वाले नंबर होते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। और ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो अपन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलेंगे। ठीक, क्योंकि ये ऐसा कोई साल नहीं जाएगा जब ये ना आए। उठा के देख लो भैया, चाहे 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, कोई भी साल का पेपर उठाओ आया है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद भैया आपका जो 9वां होगा, अब 9वां क्वेश्चन जो होगा वो तो मुहावरा होगा। बोलेगा निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करिए, 2 नंबर का। और ये आसान होता है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने टॉपिक हैं, बट 2-2 नंबर आपको देते चले जाएंगे। तो भाई काम और आसान है, क्योंकि ज्यादा इनमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं और किसी बुक को पढ़ने की जरूरत है नहीं, सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो प्रैक्टिस की। ज्यादा से ज्यादा आपको भैया क्या है प्रैक्टिस करना होगा। तो कह रहा है कि हाथ पीले करना, भाई बोलेगा किसी एक का अर्थ लिख करके, इसका अर्थ क्या है, लिख करके एक का वाक्य प्रयोग, तो बता दे रहे हैं कैसे लिखना होगा। तो अर्थ हाथ पीले करने का मतलब है विवाह करना, विवाह करना। अब उसके बाद हमारी हेडिंग होगी वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग। अब वाक्य प्रयोग में जैसा कि हमने बताया लिखेंगे भैया राम बोध ने, आज नाम बदल दिया, नहीं सुरेश महेश दिनेश होता था, राम बोध ने अपनी
बेटी के हाथ पीले कर दिए, हाथ पीले कर दिए। और भैया बस कुछ नहीं करना, मिल गया आपको 2 नंबर। तो बताइए कितना आसान काम है। और किसी एक का कहेगा बबुआ आपके सामने तो ऐसा 4 देगा, और सब में वही चीज है भैया। अब देखिए हम सबका बता दे रहे हैं, वाक्य प्रयोग कैसे करना है आपको बता दिया। अब जैसे सावन हरे ना भादो सूखे, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भाई, अर्थ सब में बता दे रहे हैं क्योंकि ये जरूरी होता है, सदैव एक जैसा रहना, एक जैसा रहना। ठीक है, मतलब कोई प्रभाव, सावन हरे ना भादो सूखे, मतलब चाहे कोई भी परिस्थितियां हो एक जैसे रहना। तो जो गंभीर पुरुष या धैर्यवान पुरुष होते हैं, या फिर यूं कह लें जो महापुरुष होते हैं, वो सदैव एक जैसे रहते हैं। उनके लिए सावन हरे ना भादो सूखे, मतलब वो विचलित नहीं होते हैं, कदापि विचलित ना होना। अगला देखते हैं भैया, अगला है कि शोले भड़काना। शोले भड़काने का अर्थ क्या है? भावनाओं को और ज्यादा क्या है भैया? भड़का देना, भावनाओं को उकसाना। भावनाओं को उकसाना का मतलब वही चीज होता है ना कि अंदर और आग लगा देना। ठीक है, शोले भड़का देना, किसी के अंदर शोले भड़का दो। जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, मैटर शांत हो गया, कोई तीसरा आया बोलते हैं कि यार क्या हुआ, कोई तीसरा आया बोल दिया क्या हुआ, बोलते हैं कुछ नहीं यार बस था, मैटर शांत हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया यार, हम तो सुने ही नहीं, हमको भी पता चला, वो तुम्हार कालर पकड़ लिया था क्या, हम होते तो ईटवा से फोड़ देते उसका, हाँ हथवा पैरवा हम उसका कस के कायदे से हम फिर उसको बताते। तो वो क्या है, उसके अंदर और आग लगाएगा। भाई एक लोग होते हैं मैटर शांत करवाते हैं, लेकिन वो क्या करता है, अरे तुम थे पता नहीं कैसे थे, चूतिया हो तुम, हम होते तब बताते, हमारे अंदर तुम्हारा खून कैसे नहीं खौल रहा है, हमारा तो सुनकर खून खौल रहा है। तो वो शोले भड़का दिया, उसके अंदर और आग लगा दिया, उसके अंदर फिर और जोश जुनूना हो गया, मैटर गंभीर। तो यही चीज होता है, किसी की भावनाओं को और भड़का देना, यानी उकसा देना, ये होता है शोले भड़का देना। ठीक है, आई बात समझ में? वाक्य प्रयोग में कुछ भी कर दो। अब उसके बाद जैसे नेक्स्ट है आपका एक, उंगली पर नचाना, इसका अर्थ क्या होता है? उंगली का पर नचाना का मतलब अपने वश में करना, अपने वश में करना का मतलब अपने इशारों पर नचाना, अपने वश में करना, या फिर हमने बताया अपने इशारों पर नचाना। ठीक है, अपने वश में कर लेना। यहां पे वही चीज है कि भाई किसी को किसी भी, जैसे उंगली पर नचाने का मतलब यही है ना कि जिसको चाहो कठपुतली की तरह इस्तेमाल करो, चाहे जिससे जो काम करवा लो, वही चीज है। ये होता है अपने वश में करना। वाक्य प्रयोग में बहुत सारे हैं, चाहे जो लिख सकते हो। ठीक है, जैसे लिख सकते हो कि सुधा क्या है, कि सुधा अपने आदमी को अपने अपने ही उंगली पर नचाती है। ठीक, या फिर दिनेश ने रमेश को इस तरीके से अपने जाल में फंसा लिया है, उसे अपनी अंगुली पर नचाता है। तो भैया अंगुली पर नचाने का मतलब यही है, अपने वश में कर लेना, मतलब अपने इशारों पर नचाना, जो काम चाहे करवा लो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे है कि दिए गए अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा सिंपल है और पहले से तो अब और भी ज्यादा आसान है। वो इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि इसमें भैया पहले यह पूछा जाता था, पहले यहां पर जो संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन आता था, तो उसमें बच्चों को भाई जितनी संधियां होती हैं वो संधि पढ़ना पड़ता था, विभक्ति और वचन बच्चों को रटना पड़ता था, जो प्राइमरी कक्षाओं से ही रहते हैं, रामा रामो रामा करके, ठीक है, नदी नद्यो नद्या करते थे, ठीक है, इसी में उलझे रहते थे। और भाई यही तो होता था, वो बोलते थे कि आज तक
कहां इसका इस्तेमाल होगा पता ही नहीं। बचपन में इसी की वजह से पीट खाते थे, हमेशा जब देखो पीटे जाते थे, लेकिन आज तक नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कहां हो गया, मतलब कहां पर इसका इस्तेमाल होगा, बच्चे इसी में उलझे थे। तो अब उसकी जगह पर यह पूछा जाता है, और यह भी आता है पूरे 5 नंबर में। कितने नंबर में भैया? 5 नंबर में। कहेगा क्या कि अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को का उत्तर दीजिए। यानी ये एक अपठित गद्यांश है, इसको पहले पढ़िए और भाई इसका उत्तर दीजिए। सबसे अच्छा भैया ये होता है, ये कहीं कितना भी पढ़ लो, किसी किताब से नहीं आता, फिक्स नहीं होता है, ये आप अपने दिमाग, अपने आईक्यू पावर का ही इस्तेमाल करके इसको कर सकते हो, किसी के कहने से नहीं, इसको आप खुद बनाएंगे, ठीक है। और गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि 100 में 100 नंबर आप लाएंगे। ये 5 नंबर आपको आपके जेब में मिलेंगे भैया, आपके पास ही जाएंगे। देखिए जैसे दिया गया, आजकल दूरदर्शन पर आने वाले धारावाहिक देखने का प्रचलन बढ़ गया है। बाल्यावस्था में ही यह शौक अच्छा नहीं है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों का स्तर बहुत ही घटिया होता है। उसमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन, नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। अभी बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं, ठीक, मतलब भाई जाहिर सी बात है, जब छोटे हैं वो उनका माइंड डेवलप नहीं होता है, ठीक है। इस उम्र में भी वे देखेंगे, उसका प्रभाव निश्चित ही उसके दिमाग पर पड़ता है। बुरी आदतों को वे शीघ्र ही अपना लेंगे और समाज, मतलब जो क्या है, समाज शास्त्रियों के एक वर्ग का यह मानना है कि समाज में चारों ओर फैली बुराइयों का एक बड़ा कारण क्या है? दूरदर्शन और चलचित्र है। मतलब इसका एक बहुत बड़ा कारण तो आज दूरदर्शन और चलचित्र है। सब इस बात से भली भांति परिचित हैं भैया। इतना सब ज्ञान होने के बाद भी यदि वह इसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई और नहीं है। मतलब अगर जानकर भी, आप सभी जानते हैं भैया कि आज सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत बुरा भी है, क्योंकि इतनी ज्यादा अभद्रता फैल चुकी है, इतनी ज्यादा अश्लीलता, यहां तक कि आप इंस्टाग्राम वगैरह पर देख लो, फेसबुक वगैरह पर देख लो, मतलब कितने अश्लील तरीके से मतलब चीजों को दिखाया जाता है, ठीक है। इतना, क्योंकि इतना ज्यादा जमाना ही ऐसा चल रहा है, तो ये बात सच है। दूरदर्शन को लेकर ये है, अब जब बच्चे, छोटे बच्चे उनको देखेंगे तो माइंड पर इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, और जब वो चीज देखेंगे कहीं ना कहीं उसके प्रति वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अकेलापन, और उनके पास हमने बताया ना, उनके एकाग्रता में कमी, पढ़ाई लिखाई में मन न लगना, ये सारी चीजें उनके साथ होने लगेंगी। तो वही चीज कह रहा है, अगर लोग इन सबको जानने के बाद भी अगर अज्ञान बने रहे, मतलब जानबूझकर भी वो इसी राह पर आगे चलते रहे, तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, ठीक है। बिना समय की पाबंदी के घंटे दूरदर्शन के साथ चिपके रहना बिल्कुल गलत है। इससे मानसिक विकास रुक जाता है, क्योंकि भाई क्या है, घंटों घंटों तक, जाहिर सी बात है, घंटों घंटों तक क्या है, सोशल मीडिया में चिपके हुए हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील स्वाइप पे स्वाइप किए जा रहे हैं। और भाई किसी और की बात छोड़िए, हम आप सब में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसा करते होंगे। हो सकता है भैया आपको हमारी बातों का बुरा लगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी आदत है। आज आपको अच्छा लग रहा है, कल जब आप कैरियर को लेकर जब सीरियस होंगे कभी ना, तब लगेगा कि हमने कितना टाइम बर्बाद कर दिया है, ठीक है ना। इसलिए समय रहते सुधर जाओ, ठीक। तो ये आपके लिए एक अच्छा सबब का विषय है, इसीलिए हमने इसको रखा भी है। अब क्वेश्चन इस पे जो है सुनिएगा। अब इस पे जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में क्या अधिक देखने को मिलता है? तो भैया जरा ये देखिए, इसमें क्या अधिक देखने को मिलता है। तो आजकल दूरदर्शन पर आने वाले धारावाहिक देखने का प्रचलन बढ़ गया है। आगे कह रहा है कि बाल्यावस्था में ही यह शौक अच्छा नहीं है। फिर इसमें कह रहा है आगे, नीचे थोड़ा आओ देखिए, कह रहा है कि अश्लीलता, अनास्था, फैशन और नैतिक बुराइयां अधिक देखने को मिलती हैं। तो मिल गया ना भैया, क्या क्या मिला? तो आपको तो आंसर मिल गया, कुछ करने को भाई पड़ा नहीं ना। इसमें क्या है, क्या देखने को मिलता है सबसे ज्यादा? अश्लीलता, अश्लीलता, अनास्था, अनास्था, फैशन, फैशन, उसके बाद नैतिक बुराइयां, यही सब तो देखने को मिल रहा है, ठीक है, यही मिल रहा है ना भैया। अगला क्वेश्चन क्या है
कि दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है। तो चलिए वो देख लेते हैं भाई, बच्चों पर क्यों पड़ता है जरा देखते हैं। तो भाई ध्यान देना कि दूरदर्शन का अधिक प्रभाव बच्चों पर क्यों पड़ता है। तो एक चीज ध्यान देना भैया, अभी बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाते हैं। अगर वो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है तो जरा ये बताइए भैया, जाहिर सी बात है कि उनके माइंड पर उसका साइड इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि वे अभी मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है। जब मानसिक रूप से परिपक्व है ही नहीं तो इसका साइड इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि दूरदर्शन के व्यसन से क्यों बचना चाहिए। चलिए देखते हैं दूरदर्शन के व्यसन से क्यों बचना चाहिए भैया। तो देखिए नीचे साफ साफ बोल रहा है इससे मानसिक विकास रुक जाता है। तो भैया यहां पर होगा क्या, क्यों बचना चाहिए, यहां पर आप लिखेंगे क्योंकि इससे, हमने बताया ना कि माइंड डेवलप करेगा ही नहीं, इससे मानसिक विकास रुक जाता है। इससे क्या होता है भैया, मानसिक विकास रुक जाता है। तो आपने देखा ना भैया किस तरीके से आई बात समझ में। तो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा आपका एक गद्यांश है। हमने बताया ना गद्यांश कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं यही आए। तो गद्यांश तो आपका कुछ भी हो सकता है, ये आपके आईक्यू लेवल पर निर्भर करता है। और इस तरीके से उसका पूरा आंसर आपको इसी में मिल गया। और भैया कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। ठीक है, कितने नंबर का भैया, 5। जैसे 1 नंबर का ये हो गया तो आपका 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, ऐसे होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न भैया। अब आपका हो जाएगा, ठीक है, 11 का खा करके आएगा कि निम्नलिखित में, भाई 11 का है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए कि अंश और अंशु, अंश और अंशु का भैया सही शब्द युग्म कौन सा है। भाग और सूर्य, सूर्य और भाग, या भाग और किरण, या भाग और वरुण। न जाने कितनी बार इसको करवाए होंगे। अंश का मतलब हिस्सा भाग, अंशु का मतलब होता है किरण, तो भाग और किरण यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है भैया, तो 1 नंबर इसका मिल गया। अब दूसरा होगा, इसका भी 1 नंबर मिलेगा। ठीक, क्योंकि 2 नंबर का ये क्वेश्चन होगा तो ये 1-1 नंबर का, ठीक है, 2 नंबर मिल जाएगा। अगला है अभय उभय, तो इसका कौन सा सही शब्द युग्म है। निडर और दोनों, भय रहित और निडर। अगला है निर्भर और कायर, या फिर आभा युक्त और अन्य। तो अभय का मतलब जिसे कोई भय ना हो, निडर जिसको बोलते हैं। उभय का मतलब दोनों होता है ना, जो बोलते हैं उभय निष्ठ ले लो, मैथ में कॉमन ले लो, उभय का मतलब दोनों, उभय का मतलब दोनों। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से भैया ये आपका हो जाएगा 11 के खा में। अब खा में आएगा जैसे कमल, भाई कमल का भाई जैसे दे रहा है कि निम्नलिखित में शब्दों के 2 अर्थ लिखिए, मतलब कह रहा निम्नलिखित शब्दों के, भाई क्या है ये, अनेकार्थी शब्द है, यहाँ कोष्टक में लिखा है। किसी एक के 2 अर्थ लिखिए। लिखने का जो सही तरीका था वो ये था, गलत टाइप हो गया है, और 2 नंबर का हो जाएगा। किसी एक का लिखना है। तो जैसे भाई हम सबका कर दे रहे हैं, कमल का क्या होता है, कमल का होता है एक तो का जलज, एक तो जलज, और एक कमल का मतलब शंख भी होता है। ठीक है, अगला है आंख, आंख का मतलब एक तो नेत्र होता है, और एक आंख का मतलब निगरानी होता है। और अगला है वर, वर का मतलब क्या होता है भैया, वर का मतलब श्रेष्ठ भी होता है। ठीक है, वर का मतलब दूल्हा भी होता है। और एक वर का मतलब क्या होता है, एक वर हो गया, और एक वर का मतलब वरदान भी होता है, क्योंकि अनेकार्थी की बात कर रहा है भैया। ठीक है, पर्यायवाची नहीं। और नेक्स्ट है मित्र, मित्र का मतलब देखिए, मित्र में देखिए ये भैया वर हो गया, मित्र हो गया, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो मित्र का मतलब होता है एक दोस्त, पहला तो होता है दोस्त या सखा जिसको कह लो। एक मित्र होता है भैया सूर्य। ठीक है, मित्र का मतलब सूर्य।
ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या चीज आपका अनेकार्थी शब्द में, और ये भी किसी एक का ही, आपको दो से ज्यादा नहीं, भले आपको 3 याद हो 4 याद हो उससे नहीं मतलब, लेकिन आपको किसी एक के, आपके सामने 3 से 4 देगा, और ये इतनी अच्छी बात है अगर 4 आप भाई दे दे उसमें से किसी एक के 2 लिखना हो तो 100% है भैया, याद रखना भैया। तो 100 में 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं फिक्स होता है ये टॉपिक। चलिए आगे देखते हैं, अगला है भैया आपका गा। इसमें भी एक नंबर का ये हो जाएगा, 1 नंबर का ये। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो गलत काम के लिए हठ करे उसे क्या कहते हैं? दुराग्रह कहते हैं, दुराग्रही कहते हैं, या सदाग्रही कहते हैं, या सत्याग्रही। वैसे तो दुराचारी कहा जाता है जो दुराचार करते हैं, ठीक है, जो गलत कार्य के लिए हट मतलब गलत कार्य करते हैं वो दुराचार, लेकिन दुराग्रही होगा इसका सही, ठीक है, ये होगा। अगला है कि जंगल में स्वयं लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? जठराग्नि कहते हैं, या फिर भैया बड़वाग्नि कहते हैं, या फिर दावाग्नि कहते हैं, या फिर वनाली कहते हैं। देखिए जठराग्नि मतलब जठराग्नि ये तो भैया पेट में लगने वाली आग है, बताए हैं कई बार, पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग होती है। और बड़वाग्नि तो होता है जल में लगने वाली आग, जल में लगने वाली आग। अब उसके बाद भैया दावाग्नि, यही सही हो जाएगा, जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? दावाग्नि कहते हैं, ठीक, याद रखना भैया। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भैया वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अब इसमें थोड़ा बहुत गलती होगी, शुद्ध करना होगा, और ये भी 2 नंबर का, कि कहेगा निम्नलिखित वाक्यांशों को शुद्ध करके लिखिए, ठीक है, इसमें से आपको भाई शुद्ध करना होगा। तो अब पूरे को नहीं, यहां पर भाई 2 को शुद्ध करना होगा, तब जाकर के आपके सामने 4 होंगे और किसी 2 को शुद्ध करना होगा, इतना याद रखना, ठीक है। यहां पर लिखा नहीं है तो 2 को करना होगा। वह प्रातः काल के समय आया था, ठीक है, तो देखिए जब प्रातः लिखा है तो प्रातः काल लिख उठा है, तो यहां समय लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रातः काल खुद एक समय है, वह प्रातः काल आया था, इतना हो जाएगा। मुझे भारी दुख हुआ, तो भैया भारी नहीं हुआ, क्योंकि दुख आधा 1 किलो को थोड़ी किसी को होता है कि मुझे आधा किलो का दुख हुआ, नहीं, कि मुझे बहुत दुख हुआ, ठीक, तो भैया ये हो जाएगा। तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। तो इसमें बताइएगा कि क्या गलती है? ये देखने में तो लग रहा है एकदम सही है, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, तो भैया तब शायद यह काम हो जाएगा, जरूर में गलती है, ठीक है ना, ये लगाने की जरूरत नहीं। जब शायद ही है तो भैया जरूर कैसे हो जाएगा? अगला है आपकी पुत्री नंदनी बहुत बुद्धिमान है, तो भैया लड़कियों के लिए, स्त्रीलिंग के लिए बुद्धिमान नहीं चलता, बुद्धिमती होता है, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा कि आपकी पुत्री नंदनी बहुत बुद्धिमती है। तो ऐसी त्रुटियां होंगी, गलतियां होंगी, और उनको आपको सुधारना होगा। भैया 4 देगा, किसी 2 को कहेगा शुद्ध करके लिखिए, ठीक है। तो ये एकदम क्लियर वाले टॉपिक होते हैं भैया। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अब भैया क्वेश्चन नंबर 12 में का खा गा आपका जो रहेगा वो रहेगा काव्यगत सौंदर्य से, मतलब रस छंद अलंकार से रहेगा, ठीक है। रस छंद क्या रहेगा? अलंकार। जैसे 12 के का में दिया है, तो भैया वीर रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ परीक्षा, मतलब परीक्षा कह रहे हैं, परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए 2 नंबर का। इसमें सब आपका रस छंद अलंकार 2-2 नंबर का सब रहेगा। तो देखिए रस कोई भी हो, सब में एक परिभाषा अपने दिमाग में रख लो कि विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संबंध से, ठीक है। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, मतलब मिलन होता है, तब उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब एक चीज ध्यान देना, विभाव का मतलब हमने बताया था भैया जब रस समझा रहे थे अच्छे से। विभाव का मतलब कोई कारण, अनुभाव का मतलब कोई चीज अनुभव करना, और संचारी भाव का मतलब चेष्टाएं उत्पन्न होना अंदर से। और जो अस्थाई भाव होता है, अस्थाई भाव वो भाव होता है जो शुरू से अंत तक बना रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ वीरता वाली बात है, तो यहां पर ये चीज हो गया परिभाषा। अब जैसे कोई भी आपका रस है, जैसे मान लेते हैं करुण आ गया,
तो यहां पर लिखेंगे जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो यहाँ पे शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो भैया परिभाषा सेम होगा, कोई भी हो, बस यहाँ पे रस का नाम और अस्थाई भाव बदल देना है बस। जैसे यहाँ एक दे दिया है कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये लिख दिया है, ठीक है ना। या फिर यहां पर अब लिखेंगे फिर कि हमने बताया ना, कोई भी जैसे जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। या फिर तिरंगा में जैसे हमने बताया ना, तिरंगा मूवी का सॉन्ग है, तो उसमें भी आप कोई लिख सकते हैं कि हमको जो करना है करके हम जाएंगे, आने वाले फिर आकर के मौसम नया बनाएंगे। ठीक है, मौत फरोशों से कह दो उनको हम दफनाएंगे, अपनी अपनी नापों का खुद ही कफन सिलाएंगे। ठीक है, ये थी। तो जैसे है ना कि मेरी जान तिरंगा है, शान तिरंगा, अरमान तिरंगा, तो ये सब वीर रस में सॉन्ग भी चलता है। ये मत सोचना कि सर गाना है तो क्या चलेगा, बिल्कुल सही है, चलेगा भैया, बस वीरता वाली बात उसमें होनी चाहिए। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट करना हो कर लो बबुआ। हो गया, आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे अलंकार दे दिया, एक मिनट भाई, अलंकार दे दिया। अलंकार में जैसे दे दिया भैया रूपक अथवा यमक अलंकार का लक्षण भाई सहित उदाहरण लिखिए। तो भैया रूपक अलंकार जैसे जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक। उपमा अलंकार से ही संबंधित होता है। उपमा में बस एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु के आधार पर, समानता के आधार पर होता है, और यहां पर उस एक वस्तु को दूसरे वस्तु का रूप दे दिया जाता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है तो उपमा अलंकार, सीता का मुख चंद्रमा का मतलब सीता का जो मुख है वो चंद्रमा है तो वो रूपक अलंकार हो गया। जैसे भाई जीवन एक संघर्ष की तरह है तो उपमा अलंकार, जीवन एक संघर्ष है तो रूपक अलंकार, यानी उसी का रूप दे दो। ठीक है, पता ही ना चले, यानी भेद रहित आरोप हो, कोई भेद ना कर सको। तो यहां पर वही तो कहा गया है जहां उपमेय, उपमेय का मतलब भैया जिसकी तुलना की जाए, उपमान का मतलब भैया जिससे तुलना की जाए। ठीक है, कोई भेद रहित आरोप, यहां पे भेद रहित आरोप होता है, यानी उसमें भेद ना बता सको। ठीक, जैसे यहां पर एक गाना है कि ये फूल तुम्हारे जेवर है ना, ये फूल तुम्हारे जेवर है, ये चांद तुम्हारा आईना, जब तुम ऐसे शर्माती हो दूल्हे का धड़कता है सीना, हर आईना तुमको देखे, है ना। पूरा गाना नहीं सुनाएंगे भाई। तो ये बच्चों अगर आप देखेंगे कि ये फूल तुम्हारे जेवर हैं, ये चांद तुम्हारा आईना, तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो आप यहां पे रूपक, ये फूल तुम्हारे जेवर है, यानी फूल को जेवर का रूप दे दिया गया है, और ये चांद तुम्हारा आईना, यानी जो चांद है वो क्या है, आईना है। ठीक है, यानी फूल को जेवर का रूप दे दिया गया है और चांद को आईना का रूप दे दिया गया है, तो रूपक अलंकार हो गया। जैसे फिर हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी जो हमारे हरि हैं, यानी जो प्रभु हैं, हमारे ईश्वर हैं, वो क्या है, हारिल की लकड़ी है। ठीक है, जो सदैव साथ बने रहते हैं। तो यहां पर आप देखिए रूपक अलंकार है। ठीक है, क्योंकि यहां पर भाई हमने बताया ना उपमेय उपमान की तुलना, यहां पर भेद रहित आरोप है, कोई अंतर नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि फूल जेवर है, चांद आईना है। ठीक, तो गाना भी हो जाएगा। आगे चलते हैं भैया, आगे चौपाई में आ जाते हैं। चौपाई में बच्चों अब यहां पे चौपाई ये भी 5 नंबर का आएगा, सॉरी 5 नंबर कह रहे हैं, 2 नंबर का। तो चौपाई अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित आप उदाहरण लिखिए। तो भैया चौपाई आप एकदम क्लियर ही कर लो, क्योंकि 100% वाला फिक्स टॉपिक है तो कुछ करना है नहीं। तो जैसे चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और इनके तुक पहले चरण की दूसरे से, तीसरे की चौथे से मिलती है, यति हर एक चरण के अंत में होती है, यानी पहले का दूसरे से। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो भाई पहले का दूसरे से मिल गया। और रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तो तीसरे का चौथे से। और लास्ट में देखिए यहाँ पे सागर उजागर, धामा सुतनामा। ठीक है, धामा नामा मिल रहा है ना। तो यहां अंजनी होगा भैया, अंजनी नहीं होता है, अंजनी।
ये अंजनी होगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, मात्रा कम पड़ जाएगी। तो अब देखिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कैसे पता मात्रा हो रही है। बिल्कुल आप काउंट करेंगे भैया तो यहां पे मात्राएं गिन सकते हैं आप। गिनने जैसे यहां पे आप गिनिए, ठीक है, 16 मात्राएं होनी चाहिए। यहां पर भी एक लिखा है तो 16 मात्राएं होनी चाहिए। जैसे ये लघु लघु, लघु हो गया, लघु हो गया, गुरु हो गया, या दीर्घ इसको पढ़ते हैं, लघु हो गया, फिर इसको गुरु लघु, फिर उसके बाद लघु लघु, फिर उसके बाद गुरु लघु लघु। अब अगर देखेंगे 2 2 4 2 6 1 7 2 9 1 10 2 12 2 14 2 16, तो भैया कितनी मात्राएं हो गई 16। तो इसी तरह से भैया आप इसमें भी काउंट कर लेना, इसमें भी काउंट कर लेना, इसमें भी काउंट कर लेना, और इनको थोड़ा दूर दूर लिख करके, ये तो हमने सटा दिया है, आप ऐसे दूर लिखिएगा भाई। जिन्होंने पीपीटी बनाया है थोड़ा सब सटा के लिख दिया है, बाकी ऐसे जब लिखेंगे तो हर एक लाइन का मात्रा आप अच्छे से दर्शाएंगे। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या ये करना अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है, नहीं तो भैया एक ही नंबर मिलेगा। ठीक है, ये हर एक में आपको ये मात्रा के साथ दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी जैसे यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे करके, ठीक, ये लघु है, ये गुरु है, ये लघु, यहाँ पे तो जगह है नहीं तो आपको दर्शाना पड़ेगा सब में। ठीक है, तो याद रखना ये अंजनी होगा भैया, अंजनी नहीं, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, नहीं तो 15 ही। ठीक है, इसमें मात्रा बन पाएगी। जैसे यहाँ पे है कि एक है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु वास असेखा। तो इसमें भी आप देखेंगे तो 4 चरण है, तो लघु है, लघु है, लघु लघु लघु, दीर्घ लघु दीर्घ, और लघु है, लघु है, दीर्घ है, दीर्घ है। तो भैया इसमें भी अगर आप गिनिए 2 2 4 4 2 6 1 7 1 8 2 10 2 12 2 14 2 16, तो भैया 16 मात्राएं हो गई। इसी तरह से प्यारे बच्चों आप इसमें भी गिनोगे तो इसमें भी आप जैसे इस तरह से करते चले जाओगे तो आप में इसमें भी जब मात्रा गिनोगे तो 16 ही मात्राएं होंगी। मतलब चारों चरण में कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं होनी है, फिक्स है, याद रखना भैया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया, आगे चलते हैं। आगे जो होगा भैया क्वेश्चन नंबर 13 वो पत्र लेखन का होगा, और पत्र लेखन में प्रमुख आपके ये 3 ही हैं, और इन तीनों में से तो 100% एक फिक्स होता है। आएगा कितने नंबर का? तो भैया यही तो फायदा है, 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर? पूरे पूरे 6 नंबर का, और 100% वाला टॉपिक है। ठीक है, पत्र लेखन में पहला है किसी उच्चतर विद्यालय में लिपिक पद हेतु प्रबंधक को एक पत्र लिखिए, या फिर अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्राप्ति के लिए एक पत्र। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप कुक्कुट पालन करना चाहते हो, आप मत्स्य पालन करना चाहते हो, आप हौजरी की दुकान खोलना चाहते हो, आप लेखन सामग्री की दुकान खोलना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है, तो टॉपिक कोई भी दे सकता है, लेकिन याद रखना मैटर सेम रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है भाई आपका अपने मोहल्ले की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र, या स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र, या नगर निगम अधिकारी को एक पत्र, तो कैसे भी कहेगा, लेकिन टॉपिक रहेगा कि मोहल्ले की सफाई। अब चलिए एक लिख ही लेते हैं मोहल्ले की सफाई के लिए। कैसे लिखेंगे चलिए बताते हैं। लिखने का तरीका भैया आपका शुरू करेंगे सेवा में, फिर उसके बाद जस्ट इसके नीचे से नहीं लिखना भैया, इतना याद रखना, लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। फिर लिखेंगे विषय, विषय क्या है आपका? ठीक है, आपका हिंदी संस्कृत गणित नहीं, ये नहीं, विषय आपका यहां पर क्या विषय है वो लिखना है। मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र। फिर महोदय जी, अब महोदय जी के बाद यहां गलत लिखा है भाई, जिन्होंने भी ये मैटर बनाया है थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, यहां से नहीं लिखना भैया। ठीक है, यहां से नहीं, आप यहां से लिखिए महोदय जी, महोदय जी। ठीक है, क्योंकि महोदय जी के जस्ट बाद से नहीं लिखना है, इतना जैसे हमने बताया ना जगह छोड़ने के बाद लिखना है। ठीक है ना, आई होप कि समझ गए होंगे। ठीक, महोदय जी थोड़ा आप साइड में लिखेंगे, या जैसे महोदय जी यहीं पर इसके सामने ही लिखे हैं तो इसके नीचे यानी इतना जगह इधर छूटा रहेगा, जो लिखना है इधर से लिखना है। ठीक है,
अब समझ गए होंगे। लिखेंगे कि मैं, ध्यान से समझिए भैया, मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी का कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। सड़कों नालियों की सफाई ना हो पाने के कारण, ठीक है, स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। सड़कों और नालियों की सफाई ना हो पाने के कारण क्या हो रहा है भैया, यहां पे मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद, यानी रातों में है ना आंखों में नींदें, न दिन में दिल में करार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, लेकिन यहां मोहब्बत नहीं है, यहां तो मच्छरों ने हैरान कर लिया है। वही है कि मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। और तथा क्या है कि भैया चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। ठीक है, आप और भी बढ़ाना चाहते हैं, लिख सकते हैं कि गंदा पानी फैला रहता है, जिससे मतलब स्कूल जाने वाले बच्चों की जो ड्रेस है वो खराब हो जाती है, गिरने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा भी आप बढ़ा के लिख सकते हैं। अतः आपसे विनती है जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। आप दिनांक में कोई भी दिनांक लिख सकते हैं, बट जिस दिन पेपर होगा वो एक्चुअल डेट मत लिखना। और यहाँ भवदी में का खा गा, ठीक है ना, आपका जो भी नाम होगा जहां से होंगे वो नीचे मेंशन कर देना है भैया। ये आप लिखेंगे पत्र लेखन में, इतना भी स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया। अब उसके बाद भैया आपका जो 14वां टॉपिक होगा ना मेरे प्यारे रसगुल्लों, वो होगा निबंध लेखन का। और ये पूरे 9 नंबर का है ना, पूरे 9 नंबर का भैया, एक कम पूरे 10 नंबर और बहुत ज्यादा नंबर, बहुत बड़ा नंबर होता है। अब जैसे इसमें टॉपिक है भारत में आतंकवाद, समस्या और समाधान, कृषक जीवन की त्रासदी यानी भारतीय किसान की स्थिति, ये समस्या समाधान वही चीज कि जीवन में खेल कूद का क्या महत्व है, मेरा प्रिय साहित्यकार, या फिर पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान, बेरोजगारी। तो इसमें कुछ टॉपिक हो गए, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और उसके बाद ये हो गया, तो हमने करवा ही दिए हैं। बाकी बचे खुचे जो है और भी करवा देंगे, ठीक है, एक वीडियो के माध्यम से। बाकी कैसे लिखना है वो तो हमने अच्छे से आपको समझाया है। फिर से इस पर एक अलग वीडियो लाई जाएगी, महामैराथन, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।